प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट थर्ड में विश्व का भूगोल जो पहला पेपर है उसमें खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और शक्ति के साधन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज निकालने का कार्य एशिया महाद्वीप में प्राचीन काल से होता आया है और एशिया महाद्वीप में उत्तर एवं दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड, पूर्वी एशिया का आमूर नदी का बेसिन, मध्य चीन के पठार आदि एशिया की स्थलखंड है जो विश्व की पुरातन कठोर एवं रवेदार चट्टानों के क्षेत्र हैं जहां खनिज पदार्थों के अनेक प्रचुर भंडार विद्यमान है। यही नहीं, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में विस्तृत टर्सरी समय कल्प की परतदार चट्टानें पाई जाती जो एशिया के बहुमूल्य खनिज तेल के लिए महत्वपूर्ण है। नए नए खनिज के सुरक्षित भंडारों एवं खनिज उत्पादन के आधार पर एशिया महाद्वीप के खनिज पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। वे खनिज पदार्थ जिनके भंडार एवं उत्पादन में एशिया विश्व में एक विशेष स्थान रखता है, जैसे मोनोजाइट, टिन, एंटीमनी, टंगस्टन, अभ्रक, क्रोमाइट, मैग्नीज, कोयला, नमक, खनिज तेल आदि। दूसरे वे खनिज पदार्थ जिनके भंडार उत्पादन में एशिया विश्व में सामान्य स्थान रखता है, जैसे लोहा, जस्ता, सीसा और जिप्सम। और तीसरा वह है जिसमें विश्व में बहुत पिछड़े हुए हैं खनिज उत्पादन में, जैसे बॉक्साइट, तांबा, एल्यूमिनियम, रांगा, सोना, चांदी, प्राकृतिक गैस। अब हम पहले बात करेंगे लोहे की। लोहा विश्व की एक महत्वपूर्ण आधारभूत खनिज धातु है। दैनिक प्रयोग में आने वाली छोटी व बड़ी मशीनें, औजार से लेकर बड़े बड़े यंत्र, यातायात के साधन, रेल, मोटरसाइकिल, वायुयान तथा जलयान, सैनिक हथियार, कृषि यंत्र, सभी सामानों को तैयार करने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। विश्व के वे देश जहां लोहे के भंडारे संसार के धनी देशों में गिने जाते हैं। लोहा अयस्क पृथ्वी के अंदर चट्टानों में कच्ची धातु या आयरन ओरे के रूप में मिलते हैं, जिसे भट्टियों में गलाकर साफ करते हैं। इस कच्चे लोहे में अनेक धातुओं को मिलाकर इसे कठोरता, मजबूतीपन और टिकाऊपन देकर इस्पात का निर्माण करते हैं। 4 प्रकार का लोहा है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश 74% होता है लगभग, हेमेटाइट में 72%, लिमोनाइट में 60% और सिडेराइट में 30 से 45%। एशिया विश्व का 14% लोहा उत्पादन करता है। प्रमुख देशों में एशियाई रूस, चीन, भारत, उत्तरी कोरिया, फिलीपाइन तथा मलेशिया। चीन में लौह अयस्क के भंडार शांसी कोयला क्षेत्र के पास हेबई और शानडोंग में पाया जाता है। और भारत में भी झारखंड की सिवभूमि, ओडिशा की मयूरभंज, क्योंझर की खानें, इसके अलावा मलेशिया का जौहर तथा ट्रेंगानू राज्यों। अब हम बात करेंगे मैग्नीज की। विश्व की कीमती महत्वपूर्ण धातुओं में मैग्नीज महत्वपूर्ण है। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। एशिया विश्व का 12% मैग्नीज का उत्पादन करता है। भारत एशिया का सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश है। और इसके अलावा चीन, टर्की, मलेशिया, जापान, थाईलैंड और फिलीपाइन भी मैग्नीज का उत्पादन करता है। सोना संसार की बहुमूल्य खनिज धातु है। ये खानों तथा नदियों की बालू मिट्टी दोनों में ही प्राप्त होता है। एशिया सोने के उत्पादन में निर्धन है। यह विश्व का कुल केवल 5% भाग की उत्पादन करता है। प्रमुख उत्पादक देश में उज्बेकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपाइन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, भारत और टर्की है। चांदी भी सोने की तरह एक बहुमूल्य खनिज है, मगर इसकी कीमत सोने की अपेक्षा बहुत कम है। और चांदी का प्रयोग आभूषण, सिक्के, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इससे अनेक फोटोग्राफी और रासायनिक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। एशिया विश्व की केवल 6% चांदी का उत्पादन करता है। एशिया का जापान देश विश्व की 4% और तथा एशिया की 66% चांदी का उत्पादन करता है। जापान की प्रमुख चांदी की खानें कुशिकिमो, कोनिमाई, ताकायामा तथा ताइपो है। टिन की बात करें, टिन एक कोमल खनिज धातु है जिसका प्रयोग बर्तनों पर पॉलिश, डिब्बे तथा तस्तरिया आदि बनाने में किया जाता है। जिस कच्ची धातु से टिन प्राप्त किया जाता है उसका नाम कैसीटेराइट है। एशिया संसार में सबसे अधिक टिन का उत्पादन करता है। विश्व उत्पादन का 70% भाग एशिया महाद्वीप से निकाला जाता है। प्रमुख क्षेत्र में है मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम।
मलाया प्रायद्वीप मलेशिया का समस्त टिन उत्पादन करता है। और इंडोनेशिया में भी बंका द्वीप में लगभग इंडोनेशिया का 60% टिन निकाला जाता है। अब तांबे की बात करें, तांबा आधुनिक प्राकृतिक युग में तांबा धातु का महत्व लोहे के बाद सर्वाधिक है। संसार में बढ़ती हुई जल विद्युत की मांग, युद्ध के लिए हथियार, देश में प्रचलित सिक्कों की मांग, बर्तनों की आवश्यकता को देखते हुए हम तांबा के महत्व को समझ सकते हैं। संसार में बढ़ती हुई बिजली के तारों की मांग ने तांबा के महत्व को और भी बढ़ा दिया। विश्व के इतने महत्वशील खनिज धातु के उत्पादन में एशिया महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। आज एशिया विश्व का केवल 8% तांबा उत्पादन करता है। और प्रमुख देश में जापान, चीन, फिलीपाइन, भारत, टर्की, साइप्रस, उत्तरी कोरिया और एशियाई रूस प्रमुख है। टंगस्टन की बात करें तो लोहे धातु को दृढ़ करने के लिए, उसे इस्पात में बदलने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यह एक लोहा पूरक खनिज धातु है। इसके मिलाने से इस्पात में कठोरता और टिकाऊपन दोनों ही आता है। उत्पादन की बात, टंगस्टन के उत्पादन में एशिया का चीन देश प्रथम है। पहले चीन संसार के 78% टंगस्टन उत्पादन करता था, लेकिन अब केवल 31% करता है। और इसके अलावा देश है म्यांमार, जापान और थाईलैंड। सुरमा का उत्पादन भी सुरमा या एंटीमनी एक अलोह धातु है और सीसा के साथ मिलाकर इसे मिश्रित धातु बनाया जाता है। चीन एशिया का नहीं, विश्व का सबसे अधिक एंटीमनी का उत्पादन करता है। पहले चीन 80% करता है, लेकिन अब विश्व का 22% ही करता है। जस्ता एक सस्ती धातु, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। यह रांगा तथा चांदी के साथ मिलता है। जस्ता अधिक मात्रा में जस्ते की सल्फाइड से प्राप्त होता है। कुछ जस्ता कैल्मिन तथा जिंकाइड से भी प्राप्त होता है। एशिया संसार की 12% जस्ता धातु उत्पन्न करता है। एशिया में जापान, चीन, कजाकिस्तान महत्वपूर्ण देश हैं। नमक एक बहुत सस्ता खनिज है। ये सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस के मिश्रण से बनता है। और एशिया संसार का 18% नमक उत्पन्न करता है। भारत सबसे अधिक नमक उत्पन्न करता है एशिया में। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया और इत्यादि। सीसा एक भारी मुलायम अलोह खनिज धातु है। इसका प्रयोग विद्युत बैटरियों और विद्युत तारों के लिए किया जाता है। एशिया महाद्वीप संसार के केवल 10% सीसा धातु उत्पादन करता है। चीन, जापान, उत्तरी कोरिया प्रमुख उत्पादक देश हैं। अन्य देशों में ईरान, म्यांमार और भारत है। चीन एशिया की 40% सीसा खनिज का उत्पादन करता है। बॉक्साइट यह एक कच्ची धातु है जिससे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। और उत्पादक एशिया महाद्वीप बॉक्साइट के उत्पादन में बहुत पिछड़ा है। विश्व का केवल 6% बॉक्साइट उत्पादन करता है। उत्पादक देशों में भारत, मलेशिया, चीन, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया। अभ्रक धातु की रासायनिक रचना भिन्न भिन्न होती है और बनावट तथा उपयोगिता के आधार पर अनेक किस्म की होती है। अभ्रक के उत्पादन में एशिया महाद्वीप सबसे आगे, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पन्न करता है। यह विश्व का 94% अभ्रक उत्पन्न करता है। एशिया महाद्वीप में अभ्रक का खनन मुख्यतः भारत और दक्षिणी कोरिया में होता है। भारत का झारखंड राज्य सबसे अधिक अभ्रक उत्पन्न करता है। अकेला झारखंड राज्य भारत का 48%, एशिया का 45% और विश्व का 40% अभ्रक का उत्पादन करते हैं। अब हम बात करेंगे शक्ति के साधन। शक्ति के साधन से तात्पर्य जिनका उपयोग कल कारखानों को चलाने में, यातायात के साधनों और अन्य घरेलू उपयोगों में किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। इसमें पहले बात करेंगे कोयले की। कोयला एक ज्वलनशील कार्बनिक भूतत्व है। शक्ति साधनों में इसका विशेष महत्व है। इस पर एक प्रकार से विश्व की सारी सभ्यता निर्भर है। वर्तमान समय में विश्व की लगभग 40% शक्ति कोयले से ही प्राप्त होती है। जिन देशों में कोयले के भंडार हैं, विश्व के महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं। प्रोफेसर रसल स्मिथ का भी विचार है कि यदि कोई जादूगर विश्व के कोयला भंडारों को विलुप्त कर दे तो विश्व की संपूर्ण व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। नगर अंधकार में हो जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे, विश्व के आधे जहाज प्राय अपंग हो जाएंगे और उत्पादन एकदम बंद हो जाएगा। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन 90 से 95% होता है। दूसरा बिटुमनी 75 से 90% कार्बन। तीसरा लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, 45 से 70% कार्बन। चौथा पीट, और जिसमें 40% होता है। और पांचवा है कैनल, इसे गैस के कोयले
के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें कार्बन 40% से कम होता है। उत्पादन में एशिया समस्त संसार के कुल उत्पादन का 27% उत्पादन करता है। उत्पादक देशों में चीन, भारत, जापान, कजाकिस्तान, दक्षिण और उत्तरी कोरिया, टर्की और ताइवान। भारत संसार का 7% और एशिया का 14% कोयला का उत्पादन करता है। चीन संसार का 16 और एशिया का 55% कोयले का उत्पादन करता है। पेट्रोलियम शक्ति के साधनों में कोयले के बाद पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण स्थान है। कोयले की अपेक्षा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा होती है। आधुनिक युग में संसार की बढ़ती हुई यातायात के साधनों की मांग तथा तेज गति से चलने वाले यंत्रों की चालक शक्ति की पूर्ति पेट्रोलियम से ही की जाती है। एशिया महाद्वीप विश्व का लगभग 40% खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देश इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, टर्की, इजराइल आदि हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के तेल जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये प्रमुख हैं। ये सऊदी अरब है, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, सीरिया और टर्की। दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, चीन, म्यांमार, मलेशिया और भारत। अब बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। शक्ति के साधनों में प्राकृतिक गैस का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज सभ्यता के विकास के साथ साथ गैस की मांग भी बढ़ती जा रही है। घरों तथा होटलों में गैस के चूल्हे खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यातायात के साधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एशिया में अभी गैस के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। अनुमान है कि एशिया में प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है और प्रमुख उत्पादक देश में इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, कुवैत, इराक, ईरान, ताइवान, म्यांमार है। एशिया विश्व के लगभग 5% प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। जल विद्युत शक्ति की बात करें, शक्ति के विभिन्न साधनों में महत्वपूर्ण है। यह जल से प्राप्त की जाती है। पृथ्वी पर जल का अपार भंडार है, इसलिए इस शक्ति के उत्पादन की कोई सीमा नहीं है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जल शक्ति एक स्थायी शक्ति है। जल की विकास की दशाएं, जल विद्युत विकास की दशाएं, जिस स्थान पर जल शक्ति उत्पन्न की जाए वहाँ जल प्रपात एवं विषम धरातल होना चाहिए। इसीलिए नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जापान और पश्चिम घाट पर बड़ी मात्रा में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल प्रपात का ऊंचा और बड़ा भी होना चाहिए और जल विद्युत के उत्पादन में जल की मात्रा निरंतर और एक सी होनी चाहिए। प्राकृतिक तथा कृत्रिम जल प्रपात बनाने में बहुत बड़ा खर्चा आता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए वे ही प्रदेश अनुकूल होते हैं जहां कोयला अथवा मिट्टी का तेल न तो पर्याप्त मात्रा में मिलता हो न ही सस्ता हो। विश्व में जल शक्ति का उत्पादन एशिया जो विश्व का 20% है। एशिया महाद्वीप में चीन के बाद सबसे अधिक जल का उत्पादन जापान में हुआ है। जापान में एशियाई कुल विकसित जल शक्ति का लगभग 70% भाग विकसित हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और साइबेरिया में हुआ है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।